Hello students, the topic for today's class is, as you can see the heading is there, atomic or periodic properties of elements. राइट, पीरियोडिक टेबल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इनफैक्ट 11th क्लास के जो आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं केमिकल बॉन्डिंग तक सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसमें आप ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो आपको आगे तक हेल्प करेंगी सब्जेक्ट को अच्छे से समझने में. तो जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं और उसमें पीरियोडिसिटी की बात कर रहे हैं. अब प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की क्या हो सकती हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट है, और एलिमेंट हमें पता है एटम से मिलके बने होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं एलिमेंट्स. उनका बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, उसका साइज हो सकता है, चाहे वो एटम का साइज हो और चाहे वो आयनिक साइज हो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो सकती है. तो ये सारी जो है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं. अब पीरियोडिक टेबल जो बनाई गई है, डिजाइन करी है, उसमें हमें प्रॉपर्टीज में एक वेरिएशन देखने को मिलता है, एक पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी अपने आप को रिपीट करती है. तो वहां पे वेरिएशन भी आते हैं. ठीक है, वेरिएशन को हम कैसे समझते हैं, हम ग्रुप में किस तरह से प्रॉपर्टी वेरी कर रही है और पीरियड में किस तरह से प्रॉपर्टी वेरी कर रही है, हमें उसकी बात करना होती है. लेकिन उसको समझने से पहले हमें प्रॉपर्टी को डिटेल में समझना होगा. जैसे अगर हमसे कहा जा रहा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप में किस तरह से वेरी करता है, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है, और ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं, कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो जब हम प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लेंगे तब हम उसके वेरिएशन की बात करेंगे. ठीक है, और वेरिएशन दो तरह से याद रखिएगा, एक डाउन द ग्रुप और एक अलोंग द पीरियड, यानी लेफ्ट टू राइट. जब हम पीरियड में मूव करें तो उसका वेरिएशन कैसा आएगा, और जब हम टॉप टू बॉटम या टॉप टू डाउन एक ग्रुप में मूव करते हैं तो वो प्रॉपर्टी कैसे वैरी होती है. अब जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है. एक तो हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इंडिविजुअल एटम या एलिमेंट की हम बात करेंगे, वो प्रॉपर्टीज होंगी, और एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती हैं. तो अब इंडिविजुअल एटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आपको पता है वैलेंस या वैलेंसी. ठीक है, एलिमेंट की हम वैलेंसी निकालते हैं, हर एटम की अलग अलग वैलेंसी हम निकालते हैं, तो वो क्या हो गया, इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी हो गई, तो वो वैलेंसी हो जाएगी. इसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, क्या होती है ये हम आगे जाके सीखेंगे. लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आप देखोगे कि हर एटम के लिए अलग अलग है, हर एलिमेंट के लिए अलग अलग है. इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, ये हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होगी. और पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाता है वो है फ्लोरीन. इसको भी याद रखिएगा, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन F इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. उसके अलावा काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो उस पर्टिकुलर एटम की अपनी प्रॉपर्टी कहलाएगी, यानी इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी है. अब ग्रुप में क्या प्रॉपर्टी होती है, जब बहुत सारे एटम्स को हम लेके बॉयल कर रहे हो, ठीक है, तो जो बल्क फिनोमेना हमारे होते हैं वो सब क्या हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप या फिर कलेक्शन ऑफ एटम्स या फिर एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को हमें मिल सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स होना चाहिए एक्चुअली, ग्रुप ऑफ एटम्स या कलेक्शन ऑफ एटम्स. ठीक है, तो ये हमारी क्या हो सकती है, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, और क्या हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, और क्या हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है, और क्या हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है. ठीक है, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये कहलाती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स. हम एक साथ बात करेंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट और समझने के लिए सब ये भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा फोकस हमारा किस होगा, जो इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टीज हैं उस पर होगा. एटॉमिक प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, तो जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिकली एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, या फिर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं. ठीक है, और इसी वजह से ही एटॉमिक प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वर्ड क्या दे रखा है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ कि हमें एक रेगुलर वेरिएशन या चेंज देखने को मिलेगा प्रॉपर्टीज में. ठीक है, एक रेगुलर ग्रेडेशन भी वर्ड हम यूज करते हैं कि हमें गिवन प्रॉपर्टी में वो रेगुलर वेरिएशन या चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि पीरियोडिसिटी देखने को मिलेगी प्रॉपर्टीज में. और पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, पीरियोडिसिटी मतलब आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल द प्रॉपर्टी विल रिपीट इटसेल्फ. ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. फर्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा एटॉमिक साइज.
ठीक है। तो जब हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं, इसका मतलब एटम के साइज की बात कर रहे हैं, एंड साइज ऑफ डिफरेंट एटम्स इज डिफरेंट। और ज़्यादातर जो साइज है वो अगर हम बात करें किस ऑर्डर में आता है, तो वो आता है 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, आप देख सकते हो 10⁻10 मीटर है, यानी कि जो एटम है दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। और अभी तक जो आपने एटॉमिक साइज की डेफिनेशन पढ़ी है कि हम किस तरह से एक एटम के साइज की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ द ये एटम का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, और ये सपोज उसके अंदर शेल्स प्रेजेंट हैं। तो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके जो भी आउटर मोस्ट शेल होगी वहां तक का जो डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, एक एटम की रेडियस या फिर एटॉमिक रेडियस। ठीक है, लेकिन अब हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो वेव नेचर होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर अब बनाएं वेव नेचर के हिसाब से, तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारा आ गया, यानी न्यूक्लियस आ गया। अब ये सपोज हमारी शेल्स प्रेजेंट है, तो ये जो शेल होगी ये बेसिकली अगर वेव की बात करें तो किस तरह से आएगी, ये ऐसे आएगी एक वेव की तरह। ठीक है, यानी जो बाउंड्री है, ये जैसे हमने यहाँ बिल्कुल फिक्स कर दिया था, ये इस तरह से बनाया था, जो बाउंड्री है, अब बाउंड्री क्या हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो बाउंड्री जो है एटम की वो डिफाइंड नहीं होगी। और जब बाउंड्री ही डिफाइंड नहीं होगी तो हमारे लिए फिर एटम की रेडियस बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो एटम्स बहुत ही छोटे हैं साइज में, और उन एटम्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं उन ऑर्बिटल्स की कोई शार्प बाउंड्रीज भी नहीं है। तो हम किस तरह से फिर एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करेंगे, एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो एटॉमिक रेडियस इन केसेस में कैसे मेजर करी जाती है, बॉन्डेड स्टेट में मेजर करी जाती है। ठीक है, कि जब एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, बॉन्डेड स्टेट में आ रहे हैं, तो हम उनकी एटॉमिक रेडियस निकालेंगे। और हमारे पास 4 तरीके हैं एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने के, या 4 कंसेप्ट हैं जिसके थ्रू हम एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। वो 4 कंसेप्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, कोवेलेंट रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस और आयनिक रेडियस। जिसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है कोवेलेंट रेडियस की। हम सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे। कोवेलेंट रेडियस के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड हमें पढ़ाया जाता है प्रीवियस क्लासेस में 9th-10th में, कि जब 2 एटम, जैसे सपोज अगर ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है तो उसमें हाइड्रोजन का एक एटम और दूसरा भी एटम हाइड्रोजन का है, ये क्या होंगे, आपस में पास पास आएंगे, इनकी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी। ये हाइड्रोजन एक एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, इनकी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करी, और ओवरलैपिंग से क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन के आ रहा है। ठीक है, तो जब हम कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं तो हम यही देखते हैं कि जो एटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो। यहाँ पे हम एटम्स की बात करेंगे, एटम्स की। ठीक है, 2 एटम्स आपस में क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एटम्स हैं, देखिए सेम एटम्स की हम बात करेंगे। अगर ये ए एटम है तो दूसरा भी हमारा ए एटम है। ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं होमोन्यूक्लियर एटम्स। होमोन्यूक्लियर, होमो सेम, न्यूक्लियर यानी उनका जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम आएंगे। तो यहाँ जो हमने लिया है ये 2 सेम एटम्स हैं। अब अगर हमें कोवेलेंट रेडियस की बात करनी है तो हम क्या बोलेंगे इसको, कि ये एटम का सेंटर न्यूक्लियस, ये दूसरे एटम का सेंटर है न्यूक्लियस है। यहाँ तक का हमने पूरा डिस्टेंस ले लिया, ये डिस्टेंस हमारा आ रहा है, ये हमने यहाँ से निकाला, ये निकाला, ये डी आ रहा है। इसका जो हाफ होगा, इस डी को अगर हम और आधा कर दें, ये ठीक है, हाफ, दिस इज ओनली कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस। ये हमारी आ जाएगी कोवेलेंट रेडियस। अब हम इसको कैसे डिफाइन कर दें, जिस तरह से हमने कैलकुलेट किया है इसी तरह से ही हम इसको डिफाइन भी करेंगे। तो कोवेलेंट रेडियस क्या हो गई, इट इज इक्वल टू द, कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू द 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियस या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डेड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, 1/2 है, इक्वल टू द 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और वही देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला फ्रेम करके रख दिया कि कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू क्या गया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डेड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हम कोवेलेंट रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो कोवेलेंट रेडियस है ये बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ होमोन्यूक्लियर एटम्स या ऐसे एटम्स लेके चल रहे हैं जो, या ऐसे मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे हैं जिनमें सेम एटम्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। और ये जो हमने इतना लंबा चौड़ा सा सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, इसकी जगह पे हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है
ठीक है, ये दो सेम एटम्स थे, आइडेंटिकल एटम्स थे, उनका ये न्यूक्लियस जो पूरा डिस्टेंस आ रहा है, दिस इज ओनली कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ये जो पूरा डिस्टेंस है d, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ का हम क्या कर देंगे, हाफ अगर कर देंगे, बॉन्ड लेंथ हमने d निकाली थी, इसका हमने हाफ कर दिया तो हमारी क्या आ रही है, कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस को हम और कैसे भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि कोवलेंट रेडियस इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। बॉन्ड लेंथ हम आगे जाके पढ़ेंगे कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। तो बॉन्ड लेंथ का अगर हमने हाफ कर दिया तो दैट इज ओनली कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। एक अगर हम एग्जाम्पल ले लें एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, तो जो Cl2 मॉलिक्यूल बनता है वो कैसे बना होगा, Cl और Cl के बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। इस तरह से Cl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आया बिटवीन 2 क्लोरीन एटम्स, ये जो डिस्टेंस यहाँ हम बात कर रहे हैं, इसको हम बॉन्ड लेंथ भी बोल रहे हैं, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 198 पिकोमीटर, 198 पिकोमीटर, ठीक है। तो अगर अब हमें क्लोरीन एटम की रेडियस बतानी है, तो क्लोरीन एटम की रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी अगर हम कहें रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम इज इक्वल टू कितना हो गया, 198/2। आई होप यू अंडरस्टूड। ये पूरे डिस्टेंस की बात हो रही है, बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है, और बॉन्ड लेंथ का हाफ जो होता है वो होता है कोवलेंट रेडियस। किसी भी एटम की हम कोवलेंट रेडियस निकालें, अगर उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ हो तो, और जो बॉन्ड हो वो क्या हो, प्योरली कोवलेंट हो, यानी सेम एटम्स के बीच में बना हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 आ रहा हो, तो 198/2 कितना हो जाएगा, 99 पिकोमीटर। ये पिकोमीटर में ही था तो हम यूनिट सेम रखेंगे, पिकोमीटर। अब 11th क्लास में तो आपसे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको कोवलेंट रेडियस की डेफिनेशन पता हो। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं और हम उसको सॉल्व करके देखते हैं। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ d इज डिस्टेंस ICl, I और Cl के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड दिखा रहे हैं कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है और हेलोजन एटम्स के बीच में बना है, और वैल्यू कितनी आ रही है, 2.32 एंगस्ट्रॉम आ रही है, ठीक है। तो अगर कोवलेंट रेडियस Cl एटम की इतनी है, जो भी हमने निकाली हुई थी, यहाँ एंगस्ट्रॉम में निकाल रखी है, 0.99 एंगस्ट्रॉम है, तो उन्होंने कहा कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ आयोडीन एटम। किस तरह से हम निकालेंगे, हमने कहा कि जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी जो भी इसकी रेडियस है, ये रेडियस और ये रेडियस मिला के हमारी बॉन्ड लेंथ निकलेगी। तो जो DICL है वो आपको ऑलरेडी दे रखा है, और वो क्या है, 2.32, लेकिन DICL किसके बराबर होगा, DI है आयोडीन के लिए, और Cl किसके बराबर होगा, रेडियस किसकी, आयोडीन की, प्लस रेडियस किसकी, Cl की, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ गए, 3 वेरिएबल में हमारे पास 2 वेरिएबल की वैल्यू है, तो हम थर्ड वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। हम इसको डायग्रामेटिकली भी बना के देख लेते हैं कि अगर ये I है, ठीक है, ये I हमारा हो गया, और दूसरा जो है वो Cl है, इन दोनों ने एक दूसरे को अप्रोच किया बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। I और Cl ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गई, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। अब ये और ये इसका न्यूक्लियस, यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है, दिस इज ओनली कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, और वही आपको यहाँ पे दे रखी है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इसका अगर हम हाफ कर देते तो हमें आयोडीन और Cl का मिल जाता, लेकिन वो सिमिलर एटम के केस में होता है, यहाँ डिसिमिलर एटम्स दे रखे हैं, वैल्यूज दे रखी हैं, हम निकाल लेते हैं। DICL कितना दे रखा है, 2.32 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, R ऑफ Cl, यानी कि ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये कितना आ गया, 0.99। तो अगर हम रेडियस ऑफ आयोडीन निकालेंगे, रेडियस ऑफ आयोडीन एटम, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, 1.33, और यूनिट बस ध्यान रखिएगा, एंगस्ट्रॉम, 1.33 एंगस्ट्रॉम निकल आई। तो सिंपल सा है प्रॉब्लम जो आप इस पे कर सकते हो। अब सेकेंड हम बात करते हैं वॉन डर वाल रेडियस की। वॉन डर वाल रेडियस बेसिकली जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में मेजर करी जाती है। जब बॉन्ड बन चुका है, मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं, जैसे अभी हमने कोवलेंट रेडियस की बात की तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करी थी, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, लेकिन अब ऐसे अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हों तो हमें पता है मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं उनको हम बोलते हैं, मतलब दो या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास हैं और उनके बीच में अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो उन्हें हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इन्हीं को ही हम बोलते हैं वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और ये कहाँ काम करते हैं, ये वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं नॉन बॉन्डेड एटम्स में, ठीक है, यानी ऐसे एटम्स जिसमें बॉन्डिंग नहीं हुई हो। और ये एटम हमारे हैं कौन से, बेसिकली ये एटम हमारे हैं नोबल गैसेस के एटम, जो आपस में
जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटम आपस में कंबाइन कर जाता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन नियॉन नियॉन का या आर्गन आर्गन का एटम जो है वो आपस में कंबाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं और वो कंबाइन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट या वैलेंशियल कंप्लीट होता है। तो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में बनेगा, अगेन वही वाली बात आ गई कि एटॉमिसिटी जो है उनकी नोबल गैसेस की क्या होती है, वो जो एटॉमिसिटी की जब हम बात करते हैं तो वो कितनी आती है 1। ठीक है, मतलब एक ही सिंगल होगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर बना है तो उसकी एटॉमिसिटी 2 होगी, 2 हाइड्रोजन एटम मिलके बनाते हैं। और इसी के साथ साथ हमें कहाँ और देखने को मिलेगा, नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में। जैसे हाइड्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन गए, अब मॉलिक्यूल्स के बीच में तो कोई बॉन्डिंग होगी नहीं, तो वहां पे भी हमें इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये बहुत ही वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे पास जो और दूसरे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और उनके कंपैरेटिवली जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहलाते हैं, या वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अब अगर हमें वॉन डेर वाल्स रेडियस निकालनी है तो हम किस तरह से निकालेंगे। सपोज अब हमारे पास मॉलिक्यूल बना हुआ है, अगर एक मॉलिक्यूल अगर हमारे पास ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में लगते हैं। तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल सपोज ये है और दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये है। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल बना होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, और ये उसका अगर सेकेंड एटम है और ये इसका 2 नेबरिंग एटम्स अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हम उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुआ तो उसमें जो नेबरिंग एटम्स हैं, ठीक है, उनका ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया, ये पूरा डिस्टेंस, इसको अगर हम यहाँ तक ले आए, ये ठीक है, ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया, तो ये डिस्टेंस आ गया। और इस डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर दें, इसका डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर दें, ये हाफ अगर हम निकाल लें तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड वॉन डेर वाल्स रेडियस। यही है हमारी वॉन डेर वाल्स रेडियस। अब इस चीज को और समझ लीजिए, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाया था तो सिंगल सिंगल सर्कल दिखा रहे हैं। अब ये एक्चुअली कैसे होंगे, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो ये कुछ ऐसे होंगे, बॉन्डिंग हुई होगी, ओवरलैपिंग हुई, और ये हमारा एक मॉलिक्यूल बन गया जिसका ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं, और ये आ गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। तो अब ये जो एटम है और ये जो एटम है इसका न्यूक्लियस, यानी जो मॉलिक्यूल में 2 नेबरिंग एटम्स हैं, हम उनके बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और जो हाफ होगा दैट इज ओनली कॉल्ड, क्या कहलाएगा, वो रेडियस कहलाएगा, वॉन डेर वाल्स रेडियस। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, कि वॉन डेर वाल्स रेडियस इज 1/2 ऑफ द 1/2, ये पूरा डिस्टेंस जो हमने ले रखा है इसका 1/2 आ रहा है, 1/2 of the internuclear distance between the nuclei of 2 non-bonded। अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो 2 non-bonded adjacent atoms belonging to the molecules having identical atoms। ठीक है, तो ये एटम और ये एटम के बीच में तो बॉन्ड बना है, यहाँ पे तो ओवरलैपिंग हुई है, बॉन्ड बना है। सेम वे ये एटम और ये एटम में भी ओवरलैपिंग हुई है, बॉन्ड बना है। लेकिन जब बॉन्ड बन गया, ये 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं हुई है, तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग नहीं है, और यहाँ पे हम वॉन डेर वाल्स रेडियस की बात करेंगे। और कैसे निकालेंगे, हमने डिस्टेंस निकाल लिया और डिस्टेंस का हम हाफ कर दे। देखिए ये यहाँ पे है मॉलिक्यूल, 2 न्यूक्लियस, पूरा डिस्टेंस निकाल लिया और डिस्टेंस का हाफ कर लिया, एंड दिस इज ओनली कॉल्ड वॉन डेर वाल्स। अब जब हम इनर्ट गैसेस की बात करते हैं तो इनर्ट गैसेस, अभी हमने कहा एटॉमिसिटी 1 होती है, यानी कि वो मोनो एटॉमिक होती हैं। तो जो एटम्स होते हैं इनर्ट गैस के, वो आपस में कंबाइन नहीं करते मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो जब भी हम नोबल गैसेस की एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे तो हम उसे किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, हम उसको वॉन डेर वाल्स रेडियस के टर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। तो यूजुअली जो है वो वॉन डेर वाल्स रेडियस जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से इसको वॉन डेर वाल्स रेडियस को हम जो नाम देते हैं वो इनर्ट गैस रेडियाई भी आता है, क्योंकि आप आगे देखेंगे केमिस्ट्री में, जब आप आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, तो जब भी नोबल गैसेस की बात होगी तो वहां पे वॉन डेर वाल्स रेडियस की ही बात होती है। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं, 2 रेडियस हमने पढ़ ली, हमारे पास कोवेलेंट रेडियस है और हमारे पास क्या है, वॉन डेर वाल्स रेडियस है। कोवेलेंट रेडियस की हमने बात करी तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एक एटम और दूसरा एटम,
ये आपस में ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप करके बना रहा है, और ये जो डिस्टेंस था उसका हाफ हम क्या बोल रहे थे, वो कोवलेंट रेडियस था, ठीक है। लेकिन वॉन डेर वाल रेडियस में क्या हो रहा है, वॉन डेर वाल रेडियस में देखिए ये मॉलिक्यूल्स दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, उनके बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम कंपेयर करें कि कौन सी जो रेडियस है कोवलेंट और वॉन डेर वाल रेडियस में से कौन सी रेडियस ज्यादा होगी, या किसकी रेडियस ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो बिल्कुल क्लियर हमको दिख रहा है कि जब हम यहाँ पे कोवलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये शॉर्टर डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन जब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो हमेशा यूनिवर्सल रूल है या थंब रूल है कि हमेशा जो है वो वॉन डेर वाल रेडियस जो है वो कोवलेंट रेडियस से ज्यादा ही होगी। ये चीज अच्छे से याद रखिएगा। अभी हम वैल्यूज भी कुछ देखेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे वैल्यूज को, देन वी विल सी कि वॉन डेर वाल रेडियस जो है वो कोवलेंट रेडियस से ज्यादा ही आती है। और थर्ड इज मेटालिक रेडियस। अब मेटल्स जो हमारी हैं पीरियोडिक टेबल में, उनमें ना तो कोवलेंट बॉन्ड होती है, ठीक है, मेटल्स में पता है कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती है, ओवरलैपिंग नहीं होगी कुछ इस तरह से, और ना ही उसमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में पॉसिबल है, जैसे Na सोडियम और Cl क्लोरीन में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है। अब जो मेटल्स यहाँ पर है, जब मेटालिक रेडियस की बात होती है तो हम बेसिकली मेटल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके लैटिस की बात करते हैं। हम इसके भी डिटेल में नहीं जाएंगे, ये सॉलिड स्टेट में आप बाद में पढ़ेंगे कि जो मेटल्स हैं उनका अपना एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, लैटिस स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मेटल के आयंस प्रेजेंट होते हैं। मेटल के आयंस मेटल्स कब बनाएंगी, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी और कैटायन का फॉर्मेशन करेंगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी तो उसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उतने यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो क्रिस्टल लैटिस है मेटल का, उसमें मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो हमारे पास ये आयंस आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कर्नल्स, KER कर्नल्स कहलाते हैं। और कर्नल्स कैसे मिलेंगे हमें, जब हम क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। आउटर मोस्ट शेल के अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो जो रिमेनिंग हमारे पास स्ट्रक्चर बचता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर मेटल एटम का, उसको एक को हम बोलते हैं कर्नल। ये 4th चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा और डिटेल में है, जब हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। अब ये जो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस आएगा, इसमें जो है जो कर्नल्स हैं, हमने कहा जो हमारे पास आयंस आ रहे हैं, ये एक सेट पैटर्न में अरेंज होते हैं। वही सेट पैटर्न जो है वही कहलाता है क्रिस्टल लैटिस, जो मैंने वर्ड यूज किया था क्रिस्टल लैटिस, कि किस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। एक परफेक्ट अरेंजमेंट जो है वो उस पर्टिकुलर जो भी हमारा मेटल होगा उसकी ज्योमेट्री डिसाइड करता है। खैर, अब इसमें जो कर्नल्स हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज है। सपोज हमने कहा कि ये कुछ इस तरह से अरेंज है, ठीक है, ये कर्नल्स जो हैं ये कुछ इस तरह से अरेंज है। तो जो मेटल के इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये वैलेंस शेल के हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं तो उनको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। तो जो मेटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेंगे, ये यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, जो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये इधर जो एडजेसेंट यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उस न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, हमारी मेटालिक रेडियस। मीन्स अगर हम इसको एक प्रॉपर लैंग्वेज में डिफाइन करें कि मेटालिक बॉन्ड क्या है, ठीक है, रेडियस तो हम बाद में आते हैं। मेटालिक बॉन्ड अगर हम बात करते हैं तो ये जो साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं कर्नल के बीच में और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसी को हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, के मेटल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या बात करनी है, हमें मेटालिक रेडियस की बात करनी है, राइट। अभी हमने समझा था कि बॉन्ड का अगर हम हाफ कर दें तो हमें रेडियस मिल जाती है। तो यहाँ पे जो मेटालिक बॉन्ड बन रही है उसका जो हाफ होगा, 1/2, दैट इज ओनली कॉल्ड मेटालिक रेडियस। और डेफिनेशन क्या आ जाएगी कि मेटालिक रेडियस इज डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द internuclear distance between two adjacent metal ions in the metallic lattice। अब metallic lattice समझ लीजिए क्या है, ये जो परफेक्ट एक अरेंजमेंट आ रहा है, ठीक है, कर्नल्स जो एक परफेक्ट अरेंजमेंट आ रहा है या एक सेट ज्योमेट्री जो दे रहे हैं, दैट इज ओनली कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे सपोज अगर हमारे पास 2 एडजेसेंट, एक मेटल आयन ये है, एक मेटल आयन ये है, एक सपोज मेटल आयन ये और एक मेटल आयन अगर हमारा ये है, ठीक है, तो हमने यहाँ डिस्टेंस निकाल लिया, ये 2 के बीच में हमने डिस्टेंस निकाल लिया, और इसका अगर हम हाफ करते हैं, इसको अगर हम अलग यहाँ पे फिर से बनाएं, देखिए एक ये, और एडजेसेंट बनाना है हमें ओवरलैपिंग नहीं दिखानी है ये,
और इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, ये बॉन्ड लेंथ हो गई, इसको हम यहाँ तक ले आते हैं एक्सटेंड करके, ये जो डिस्टेंस आ रहा है दिस इज ओनली कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, और इसको अगर हम हाफ कर दें, इसका हाफ अगर हम कर दें तो दिस इज ओनली कॉल्ड मेटालिक रेडियस। तो हमारे पास 3 रेडियस आ गई, पहली कोवेलेंट रेडियस, फिर वॉन डर वाल रेडियस की बात करी, और तीसरी हमने मेटालिक रेडियस की बात करी। अब इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे बनाया था, फिर से बना लेते हैं। ये हमारा क्या आ रहा है, दिस इज मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। ये क्या था हमारा, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, दोबारा ड्रॉ करने में टाइम लगेगा इसलिए हम यही समझ लेते हैं। और ये तीसरा हमारा क्या था, वॉन डर वाल रेडियस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रेडियस कौन सी होगी, वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी, अगर हम वॉन डर वाल रेडियस में बात करें, तो आप बिल्कुल देखिए, देखने में ही पता चल रहा है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियर के बीच में डिस्टेंस हमें ज्यादा दिख रहा है। न्यूक्लियस के 2 जो मॉलिक्यूल्स बन के आते हैं उनमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है, एक दूसरे से अवे आ रहे हैं, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। फिर ये डिस्टेंस है हमारा, और यहाँ तो ओवरलैप कर गई है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कॉमन हो गया है। तो जो हमें कंपेरिजन हम करेंगे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एटॉमिक रेडिया है उसका, अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करें तो सबसे ज्यादा हमेशा हमारी कौन सी आएगी, वो हमारी आएगी वॉन डर वाल रेडियस, वॉन डर वाल्स रेडियस। उसके बाद हमारी आएगी मेटालिक रेडियस, ये ऑर्डर याद रखिएगा, ठीक है, और आपको समझ में भी आ रहा होगा क्यों। और सबसे कम जो हमारी होगी वो होगी कोवेलेंट रेडियस, और कोवेलेंट रेडियस इसीलिए कम हो रही है क्योंकि इसमें ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं। मेटालिक में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, और यहाँ तो दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से बहुत अवे हैं, हम 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं और तब हम रेडियस निकाल रहे हैं। तो हमें हमेशा यही ऑर्डर देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस या फिर एटॉमिक रेडियस। जो हमने 3 रेडियस डिस्कस करी हैं उसमें ये डिक्रीजिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा। अब आती है बात वेरिएशन की, ठीक है, किस प्रॉपर्टी की वेरिएशन की, एटॉमिक रेडियस की। हम फिर से समझ लें कि एटॉमिक रेडियस क्या है, कि एटम बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, और जो उनकी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह होता है, तो ऑर्बिटल्स की कोई भी क्लियर बाउंड्रीज नहीं होती हैं। तो जब भी हम उनकी रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस हमेशा हम कैसे निकाल रहे हैं, हम बॉन्डेड स्टेट में रेडियस निकाल रहे हैं। तो 3 रेडियस हमने समझी, एक पहली हमारे पास थी कोवेलेंट रेडियस, फिर वॉन डर वाल रेडियस, और उसके बाद हमारे पास जो हमने तीसरी डिस्कस करी वो है हमारे पास मेटालिक रेडियस, ठीक है। अब हम जब वेरिएशन की बात करते हैं, अच्छा एक चीज और, वो ये कि कोवेलेंट रेडियस हमें कोवेलेंट मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगी, और वॉन डर वाल रेडियस हमें किस में मिलेगी देखने को, जो हमारी नोबल गैसेस हैं उनके एटम्स में देखने को मिलेगी, हम नोबल गैसेस में बात करते हैं। और मेटालिक रेडियस हमें मेटल के केस में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब वेरिएशन समझिए, वेरिएशन किस तरह से, ग्रुप में, ग्रुप मतलब अगर हम टॉप टू डाउन अगर बात करेंगे तो हमेशा जो है वो क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती जाती है। एक ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हमें पता है एनर्जी शेल्स बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ पीरियड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, और नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ रही हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके ऊपर कम न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, और कम न्यूक्लियर फोर्स की वजह से क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। 1-2 जगह पे आपको इसका एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, जब ग्रुप 13 हम पढ़ेंगे तो वहां पे एक्सेप्शन है कि हमेशा आपको उस ग्रुप में ऊपर से नीचे जब आप मूव करेंगे तो आपको ये ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रही हो। अदरवाइज बाकी सभी ग्रुप में आप ये चीज देखोगे कि जब आप टॉप टू डाउन मूव करते हो तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ग्रुप में, पहला ग्रुप जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, यानी कि जो एल्कली मेटल्स का ग्रुप है, अगर हम उसकी रेडियस की बात करें पिकोमीटर में, तो लिथियम की रेडियस जो है वो 152, सोडियम की 186, पोटेशियम की 231, रुबीडियम की 244 और सीजियम की 262, और ये सारी की सारी हैं पिकोमीटर में। एज यू कैन सी कि जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज कर रही हैं, इसका मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करता है। और यही अब हम वेरिएशन बात करेंगे पीरियड में, कि पीरियड में किस तरह से ये प्रॉपर्टी वैरी होती है। अब पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने में एटॉमिक रेडियस जो है क्या होगी, डिक्रीज करेगी, यानी एल्कली मेटल से अगर हम हेलोजन की तरफ जा रहे हैं, एल्कली मेटल्स हैं जो सबसे पहले
ग्रुप में आती हैं। और उससे अगर हम जा रहे हैं, देखिए हम हेलोजेंस की बात कर रहे हैं, हमने नोबल गैसेस की बात नहीं करी। जो लास्ट मेंबर होता है वो नोबल गैस होता है, लेकिन हम नोबल गैस की बात नहीं कर रहे हैं। हम एल्कली मेटल से जब हेलोजेंस की तरफ जा रहे हैं, अभी हम उसी की बात कर रहे हैं। और एल्कली मेटल से हेलोजन की तरफ मूव करने पे जो एटॉमिक रेडियस है इट डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करती है। अब पहले तो हम इसके रीज़न की बात करें क्यों डिक्रीज करती है। देखिए जब हम मूव कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे ग्रुप में बात करी थी और अब हम यहाँ पीरियड में बात कर रहे हैं, तो पीरियड में सेकेंड पीरियड अगर हमने ले लिया, सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, हेलोजेंस तक अभी हमें बात करना थी तो हमने फ्लोरीन ले लिया, ठीक है। तो जब हम मूव कर रहे हैं तो सेकेंड पीरियड का मतलब क्या है, ये सारे एलिमेंट्स जो है इसमें टोटल शेल कितनी आएंगी, सिर्फ 2 ही शेल्स होंगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज करेगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा फोर्स लगाते हैं, और इस फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीजेस, जो न्यूक्लियर फोर्स है या फिर न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा कि एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जो साइज है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज आ रहा है कि एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द साइज डिक्रीजेस। तो हम जब सेकेंड पीरियड में मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स सेम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो साइज है वो श्रिंक कर जाएगा और यह साइज जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के, दे विल बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बाय ग्रेटर फोर्स एंड एटॉमिक रेडियस विल इन टर्न डिक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज भी हमने लिखी है और इसी में एक थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन भी देखने को मिलेगा। लिथियम से हम फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, लिथियम की वैल्यू हमने लिखी है 152, ठीक है। अगेन ये सारी वैल्यूज जो है वो पिकोमीटर में है। बेरिलियम 111 डिक्रीज कर गया, बोरॉन और डिक्रीज कर गया 88 और कार्बन और डिक्रीज कर गया 77। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन आ गया। अगर हम देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्शन है। होना क्या चाहिए था, 77 से कम वैल्यू होती नाइट्रोजन की और फिर ऑक्सीजन की जो है उससे कम वैल्यू होती। नाइट्रोजन की तो कम है कार्बन से, 70 आ रही है, लेकिन ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम नहीं है, वो कितनी आ रही है 74, ठीक है। उसके बाद फिर कितना हो गया, घट गया फ्लोरीन का, कितनी वैल्यू है 72। अभी हमें एक्सेप्शन यहाँ पे देखने को क्यों मिलता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगेन प्रॉपर्टी सारी की सारी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ पे भी जो ये हमें एनॉमली, इसको हम एनॉमलस बिहेवियर, एनॉमली या एक्सेप्शन भी कहते हैं, वो हमें क्यों देखने को मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, n का एटॉमिक नंबर है 7, 1s2 2s2 और बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2px1 2py1 और 2pz1, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है और 3 p ऑर्बिटल्स होंगी और उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा जब हम इसको फिल करेंगे। लेकिन जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो इसमें 1s2 2s2 तो हो गया, लेकिन 2px में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2py1 और 2pz1, ये ऐसे ही रही। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगे। और जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज घटा, ये न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एटॉमिक साइज के, तो जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज घटा वैसे क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन जिसकी वैल्यू नाइट्रोजन से कम होनी चाहिए थी लेकिन नाइट्रोजन से ज्यादा आ रही है, उसका रीजन है यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इनमें आपस में क्या होंगे, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन काम करेंगे, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज करेगा, और अगर न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज करेगा तो जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो एल्कली मेटल से हेलोजन की तरफ जाने में तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हेलोजन से अगर हम जाएंगे नोबल गैसेस की तरफ, नोबल गैसेस की तरफ जो हेलोजन्स के जस्ट बाद ही आती हैं, तो जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, ये इंक्रीज कर जाता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। यानी जो अभी हमने यहाँ तक वैल्यूज लिखी थी इसी में ही अगर हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बाद हम अगर नियॉन को ले लें तो नाइट्रोजन 70, ये 74 और ये 72, ठीक है। लेफ्ट टू राइट घटना चाहिए था तो कम होनी चाहिए नियॉन की वैल्यू, लेकिन इसीलिए हमने यहाँ पे
मेंशन किया कि हेलोजेंस तक तो कम होती है, लेकिन जब नोबल गैसेस हेलोजन से नोबल गैसेस पे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रही है। और एटॉमिक रेडियस यहाँ पे नियॉन की कितनी आती है, 160 आ रही है। यू कैन सी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ अगर हम जा रहे हैं, सेम वैसे ही केस जो हम यहाँ पे ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो फर्स्ट पीरियड में आते हैं दोनों, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या साइज घटना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, इट शुड डिक्रीज, लेकिन ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इधर से जाने पे डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस, बट एटॉमिक रेडियस ऑफ हीलियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। ऐसा क्यों हो रहा है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ जब हम हीलियम की बात करेंगे तो हम हीलियम एक नोबल गैस है, तो इसके लिए हम वॉन डेर वाल रेडियस की बात करेंगे। हाइड्रोजन है, उसके लिए हम किसकी बात करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे हम कोवलेंट रेडियस की बात करेंगे, कोवलेंट रेडियस होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी हमने कहा था कि जो वॉन डेर वाल रेडियस है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो मेटालिक रेडियस से भी ज़्यादा है, वो कोवलेंट रेडियस से भी ज़्यादा है। तो क्यों यहाँ पे इंक्रीज हो गया? अगर हम फ्लोरीन और नियॉन के केस में बात करें तो फ्लोरीन के साथ हम कोवलेंट रेडियस तक डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही नोबल गैस आई यहाँ वॉन डेर वाल रेडियस लग गई, और वॉन डेर वाल रेडियस जो है उसकी वैल्यू हमेशा किससे ज़्यादा होती है, कोवलेंट रेडियस से ज़्यादा होती है। इसी पे बेस्ड आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन मीनिंग उसकी क्या है कि वाई नोबल गैसेस हैव हाई एटॉमिक रेडियस इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। या तो सीधे इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन अ पीरियड, एक पीरियड में जब हम मूव कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, बट आफ्टर हेलोजेंस के बाद द एटॉमिक रेडियस सडनली इंक्रीजेज। किस तरह से आप आंसर करोगे? तो हम ये क्वेश्चन अगर लेके चलें कि वाई नोबल गैसेस हैव हाई एटॉमिक रेडियस इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि जो नोबल गैसेस हैं, हम जब उनके क्रिस्टल्स की बात करेंगे तो उसमें कोई भी केमिकल फोर्स नहीं आता है एटम्स के बीच में। द वॉन डेर वाल फोर्सेज आर द ओनली अट्रैक्टिव फोर्सेज विच एक्ट बिटवीन द एटम्स ऑफ या अमंग द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस। तो सिंस द वॉन डेर वाल रेडियाई आर लार्जर than the covalent radii, the inert gases have largest atomic radii in the respective period. हेलोजेंस तक तो हमारी कोवलेंट रेडियाई है, लेकिन नोबल गैसेस पे हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, वॉन डेर वाल रेडियाई, एंड द वॉन डेर वाल रेडियाई जो होती है वो लार्जर होती है देन द कोवलेंट रेडियाई। देयरफॉर इनर्ट गैसेस हैव लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। मतलब हर पीरियड में जो एंड मेंबर होगा नोबल गैस, लास्ट मेंबर नोबल गैस होता है, पहला मेंबर एल्किली मेटल होता है, तो जो लास्ट मेंबर है नोबल गैस, उसका जो एटॉमिक रेडियस आएगा वो ज़्यादा आएगा। एंड आई होप यू अंडरस्टूड के रीज़न क्या है, क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जो 3 रेडियस हमने समझी हैं वहाँ पे हम वॉन डेर वाल रेडियस की बात करते हैं, और वॉन डेर वाल रेडियस जो है वो हमेशा कोवलेंट रेडियस या मेटालिक रेडियस से ज़्यादा है। ये ऑर्डर हम डिस्कस कर चुके हैं कि वॉन डेर वाल रेडियस हमेशा ज़्यादा होगी मेटालिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस से, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले मेटल्स आती हैं पीरियोडिक टेबल में, तो देखिए मेटल की रेडियस ज़्यादा है, और फिर जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और फिर वहाँ पे हम कोवलेंट रेडियस की बात करेंगे। तो थोड़ा लेंदी टॉपिक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट को समझने के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।